अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इलाज की गर्ज से 4 हफ्ते का कहकर लंदन जाने वाले साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को 4 साल खुद साख्ता जिलावतनी के बाद वतन वापस लौटे आज यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। जिलावतनी से वतन वापसी के सफर को नून लीगी रहनुमा अपनी जमात का पॉलिटिकल रिवाइवल, ट्रम्प कार्ड और अपनी सियासी बहाली का नुक्ता आगाज करार देते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने वापसी पर जलसे में कबूतर उड़ाए। अवामी खिदमत पर उन्होंने किन किन अज़ाइम का ऐलान किया था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाए, इनके घरों में खुशहालियां आ जाए, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जले। इस वापसी को कौम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का आगाज कहा गया कि मियां साहब कौम के लिए एक मसीहा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त पार्टी सदर थे, उन्होंने ऐलान किया कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। ये वापसी एक नए दौर का आगाज है। यहां तक कि इलेक्शन 2024 से एक रोज कबल अखबारों में कुछ इस तर्ज से नवाज शरीफ साहब की चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के इश्तिहारात छपवाए गए जैसे वजीर आजम बनने के बाद खबर लगाई जाती है। लीगी रहनुमा मेरी वापसी पर कितने पुरुम्मीद थे और अवाम से किस किस्म के वादे वहीद किए गए, आइए आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा नवाज शरीफ, मेरा ये ईमान है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। मियां साहब इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है। एक फकीदुल मसाल जो है वो उनको वेलकम दिया जाएगा। जो इलेक्शन लड़ने का है, जहां तक लीगल मामलात हैं, वो बिल्कुल मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ताहम ये ख्वाब जल्द ही चकनाचूर हो गया और पॉलिटिकल रिवाइवल पॉलिटिकल सर्वाइवल में बदल गया। पार्टी के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने इस पॉलिसी को मुल्क की बेहतरी के लिए हकीकत पसंदाना नुक्ता नजर करार दिया। अलबत्ता अवाम ने नून लीग का यह बयानिया कबूल ना किया और उसे उसूलों पर समझौता करार दिया। नवाज शरीफ साहब की वापसी को डील का नतीजा कहा गया। नवाज शरीफ साहब अब पस मंजर में हैं, उनकी सियासी सरगर्मियां महदूद हैं। फॉर्म 45 नून लीग के लिए दर्द सर बन चुका है। साबिक निगरान वजीर आजम सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब के वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब को दिए गए ताने किसी से ढके छुपे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब नून लीग अवामी एतमाद दोबारा हासिल कर पाएगी या ये हुकूमत उनके लिए इक्तदार की आर्जी छांव साबित होगी। फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत के हवाले से क्या कुछ कहा जाता रहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। NA 130 में जाहिर है जो उनको जैसे बाकी रिटर्निंग ऑफिसर्स को कहा गया था कि जी आप फॉर्म 47 इशू करें, नवाज शरीफ के फेवर में फॉर्म 47 इशू करें। आज 26वीं आईनी तरमीम को भी मंजूर हुए 1 साल मुकम्मल हुआ, लेकिन अलमिया यह है कि आज तक ये पता नहीं चल सका कि यह आईनी तरमीम किस अवामी फलाह में की गई थी। इस आईनी तरमीम को तकरीबन 9 माह कबल चैलेंज कर दिया गया था और अब गुज़िश्ता चंद रोज से इस केस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत रोजाना की बुनियाद पर जारी है। आज समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि आइन में तरमीम हो चुकी है, उसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका है। क्या आप चाह रहे हैं कि पहले हम 26वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करें, 191A को कैसे बाईपास करें? वकील शब्बर रजा रिजवी ने जवाब दिया कि 191A को आइन की दीगर शिकों के साथ मिलाकर पढ़ना होगा, इसे अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। Now you are saying कि there should be a full bench. क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले। अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है, उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 191A has to be read with the whole constitution. दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने 74 अरकान की दस्तखतशुदा दरख्वास्त जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महमूद अजगज़ई हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। ओहदा ज्यादा देर खाली रहना नामुनासिब। स्पीकर साहब अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करें। 74 जो अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं उनके सिग्नेचर करवाकर वो एप्लीकेशन स्पीकर ऑफिस में जमा करवा। महमूद खान अजगज़ई वो हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। अपोजिशन लीडर का ओहदा ज्यादा देर खाली रहना ये मुनासिब नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली बहुत जल्द नोटिफिकेशन कर देंगे ताकि अपोजिशन लीडर का ऑफिस वो फंक्शनल हो सके। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब को अपनी काबीना तश्कील देने में मुश्किलात का सामना है। वफाक के साथ भी आफरीदी साहब के कोई मिसाली ताल्लुकात नजर नहीं आते। ताहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले एक अहम मीटिंग में शिरकत से इनकार कर चुके हैं
اور پھر اب بلٹ پروف گاڑیوں کے معاملے پر بھی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کے ساتھ ان کی بظاہر تو ایک ٹھنی ہوئی ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ گاڑیاں واپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف ہی نہیں جاتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بدلتے بدلتے تھک جائیں گے لیکن ایکشن نہیں رکے گا. وزیر اعلیٰ بدلنے کی وجہ کوئی عوامی، کبھی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کوئی اپنا ایجنڈا دیا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے ان کا کیا منصوبہ ہے؟ کوئی بات نہیں. وزیر اعلیٰ بدلتے تم تھک جاؤ گے، ایکشن ہوتا ہوا رکتا نظر نہیں آئے گا. سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالمسٹ فہد حسین صاحب ہمیں پینل میں جوائن کرے. فہد صاحب السلام علیکم، تھینک یو، پلیجر ہیونگ یو ان دی شو. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون، تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، ایکولی پلیجر ہیونگ یو ان دی شو. فہد صاحب، آئی ول بگن ود یو. ٹوڈے مارکس 2 years since میاں صاحب ریٹرن. آج کے دن آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے میاں صاحب واپس آئے. بہت کچھ ہمیں میاں شہباز شریف صاحب نے بھی بتایا کہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ اسی انٹینشن سے واپس آئے تھے. 3 time پرائم منسٹر بیک دین. مریم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی 21 اکتوبر کو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مچ ہائپڈ ہم نے ان کا ایک ریٹرن دیکھا. بعد میں ہم نے مسلسل ایک خاموشی وہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ؟ دیکھیے، اس پہ تو ایک کتاب بنتی ہے. یہ والا جو سوال آپ نے پوچھا ہے، اتنے اس کے ایسپیکٹس ہیں. بٹ آئی تھنک شروع کہانی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے آپ کو یاد ہے الیکشن کے ان کے واپسی سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک سلوگن کوائن کیا تھا پی ایم ایل این نے، پاکستان کو نواز دو. جی. وچ فار ونس اٹ واز اے کیچی تھنگ. نارملی نون لیگ سے کیچی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. وہ اچھا کیچی سلوگن تھا، اور وہ یہ ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ جی اب ان کی واپسی ہو رہی ہے ان اے بگ وے، کہ یعنی اب وہ سویپ کریں گے پاکستان کی پالیٹکس کو، ایک بار پھر ری ڈیفائن کریں گے. اخبارات میں آ گیا تھا، اخبارات میں جس طرح وہ سارا ان کی واپسی کی جو کوریج ہوئی تھی. اور جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں نون لیگ جو ہے وہ ایک بار پھر اسٹیبلش کرے گی کہ یہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی اور نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے مقبول وزیر اعظم ہے. فروری کے الیکشن کی جو رات ہے ہم سب کو یاد ہے. آئی ایم شیور آپ بھی کوریج میں ملوث تھی، میں بھی تھا، یہ کامنٹ کر رہے تھے. وہ جو جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو وہ نون لیگ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. پھر بعد میں جو کچھ ہوا اس پہ آج ہم ڈسکس نہیں کرتے. آپ نے صحیح کہا، 21 اکتوبر کو وہ کبوتر اڑائے تھے اور اس کے بعد طوطے اڑے. بالکل ایسے ہی. سو آئی تھنک اٹ واز اے روڈ شاک ان مینی ویز. اور وہ جو شاک تھا اس سے میرے خیال میں چند گھنٹوں میں نون لیگ کی جو پوری آؤٹ لک تھی ٹورڈز پاکستان پالیٹکس وہ چینج ہوئی. اور اس کے بعد پھر وہ جو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بن کے ابھی ابھری ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک وہ مومنٹ تھا ویئر دے کوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، ہماری دال نہیں گل رہی، وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ ری ڈیفائن آور سیلوز ایز اے پیپلز اورینٹیڈ جماعت. دوسرا تھا کہ نہیں، اگر ہم باہر نکلے اقتدار سے تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں. وہ جو ایک کروشل ڈیسیشن ہوا اس کے بعد سے اگلے یعنی جو نیکسٹ 1.5 سال اب تقریباً ہونے کو ہے، نون لیگ کی ایک نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ پاور پالیٹکس ہے. اور ان کی پاور پالیٹکس اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پیپلز پالیٹکس میں ایک بار پھر واپسی کر سکیں. لیکن اس میں 2 بڑے میجر ایشو ہیں بریفلی. جی. پہلا ایشو یہ ہوا ہے کہ گراؤنڈ سویل جو پی ٹی آئی کا تھا وہ کم نہیں ہوا. وہ اب اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. دوسری چیز، اقتدار میں آ کر ووٹ بینک واپس لینے کا جو فارمولا تھا وہ اتنا آسان نہیں ہے نون لیگ کا جتنا وہ سمجھ رہے تھے. تو اب میرے خیال میں وہ جو ہے نا کہ when you start riding the tiger، کہ اب اتارے گا کون، اترے کیسے. میرے خیال میں نون لیگ کے لیے بہت بڑا ڈیلیما ہے اس وقت. سو نون لیگ کے لیے بہت بڑا ڈیلیما ہے. اور یہ جو اسپیس تھی پولیٹیکل وکٹم ہوڈ کی یا ریزسٹنس کی، وہ عمران خان صاحب نے سکسیسفلی آکیوپائی کر لیا. دیکھیے، میں فہد صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. اس میں بڑی فنڈامنٹل مس ریڈنگ ہوئی نواز لیگ کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، پورے سیاسی سٹرکچر کی. ایک بات بتائی جا رہی تھی، جب عمران خان صاحب کو ان کی پاور سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو نکالا گیا اور ایک ایسا انٹرم پیریڈ آیا جس میں ہم نے دیکھا کہ خواہ پنجاب ہو خواہ وفاق ہو، اس میں پبلک وائس نظر نہیں آتا. ماضی کے اندر ووٹ کو عزت دو، اس طرح کے نعرے نون لیگ نے لگائے. لیکن جو پکٹورل تصویر تھی نواز شریف صاحب کے آنے کی، اس نے اس نیریٹو کے اندر سے، نواز شریف صاحب کے یا نون لیگ کے نیریٹو کے اندر سے کہ ہم پاور کی جماعت نہیں، ہم لوگوں کی جماعت ہیں، تقریباً پوری ہوا نکال دی. اس ویژول نے
उस विजुअल में सब लोगों को नजर आया, अगर पहले कोई शक भी था इस बात पे कि आप वाकई पब्लिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस विजुअल ने जो नवाज शरीफ साहब जिसमें वापस आए, हमने देखा कि अदालत के अंदर जाके नहीं, एयरपोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ साहब की बेल हुई। पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई और आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती, एक एग्जाम्पल भी नहीं मिलती जहां पे एक शख्स इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया हो, उसको उसके खिलाफ एक कन्विक्शन हो, जिसको प्री अरेस्ट बेल विदाउट अपेयरिंग एयरपोर्ट पे जाके दे दी हो। फिर हमने देखा वो जो विजुअल था जिसके अंदर दोनों तरफ से वाटर टैंकर्स जो हैं वो एक सलामी दे रहे हैं, पता नहीं उस जहाज का कोई नाम भी रखा था। राइट फहद साहब, अगेन गलती किधर हुई? क्योंकि आई रिमेंबर आप भी कहते थे कि वो डिफाइंस के मोड में, जब मरियम नवाज साहिबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, वो डिफाइंस में मरियम साहिबा लीडर के तौर पे उभर के सामने आई। उनको उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना डीपली कॉस्ट कर रही है? हैज इट स्ट्रेंथेंड हर पॉलिटिकल आइडेंटिटी? देखिए, उनको, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वो अपने डिफाइंस मोड में थी तो शी वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और उस वक्त तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि पीटीआई के लोग जो है वो नून लीग से टिकट मांगते फिर रहे थे कि पीटीआई का तो सफाया हो जाएगा। नाउ दैट यू लुक बैक, देखिए हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020, उस टाइम समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में 2-3 फैक्ट्स हैं उभर कर सामने आते हैं। पहला ये कि इमरान खान को निकालने के बाद जो जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज किया, वो जो उनकी पावर थी उसको दूसरी साइड ने अंडर एस्टिमेट किया था। पहली बात, पहली गलती ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि जब PDM 1 की गवर्नमेंट बनी इमरान खान साहब को निकाल के, तो उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करने की अपनी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट किया, ये हुआ। तीसरी चीज, इन्फ्लेशन जो इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और IMF का प्रोग्राम जिसका उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया था, उसका जो इम्पैक्ट हुआ लोगों पे, वो गवर्नमेंट उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सो ये मैं आपको बताऊं कि PDM की गवर्नमेंट के आने के तकरीबन कुछ 6-8 महीने बाद, अभी आर्मी चीफ का चेंज नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट के अंदर ये एहसास होना शुरू हो गया था कि हमारा अगला इलेक्शन गया। और उस टाइम मुझे अच्छी तरह याद है, एक बड़े सीनियर मिनिस्टर ने मुझे खुद जाती तौर पर कहा था कि ये जो अगला इलेक्शन आ रहा है, इसमें हमें अगर वापस आना है तो हमें वैसे ही आना होगा जैसा 2018 में इमरान खान आए थे, यानी किसी के कंधे पे बैठ के। ये उनको रियलाइजेशन हो गई थी। लेकिन मई 9 के बाद जो कुछ हुआ है उससे तो बिल्कुल ही सूरत हाल चेंज हो गई। नून लीग के साथ गलती क्या की? पहला तो जिस तरह भी हम बात करें, साथ में भी बात की, वो हो गई। लेकिन दूसरा देखें, अब नून लीग के पास कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने इक्तदार को चूज किया है, अब उनके पास सिर्फ ये चॉइस है कि इक्तदार में रहते हुए क्या वो पाकिस्तान की तारीख की पहली जमात बन सकते हैं जो अपना वोट बैंक बढ़ा लें। आई थिंक बड़ा मुश्किल ये चैलेंज है, लेकिन नाउ दे हैव painted themselves into a corner. But Saad, do you think they're playing second fiddle? देखिए, हमने we've grown up reading Fahd Saab's analysis on political things and we hold tremendous respect मुझे for इतना it. बूढ़ा बना दिया उन्होंने। और हमने ये बात सीखी फहद साहब जैसे astute political analysis से कि वक्त का एक सवाल होता है। हर वक्त में मल्टीपल क्वेश्चंस जितने भी चल रहे हों कि 9 मई में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, 26वीं तरमीम में क्या हुआ, स्ट्रगल कैसे होगी, इन सब का एक अंडरलाइंग ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि इस वक्त की पावर डायनामिक्स में आप पावर के साथ हैं या पावर को रेजिस्ट कर रहे हैं। इसी का एंसिलरी सवाल है, आप 26वीं तरमीम के साथ थे या खिलाफ थे। इसी का एंसिलरी सवाल है कि 8 फरवरी को आप कंधे पे बैठ के आएंगे या कंधे वालों को रेजिस्ट करेंगे। ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी, नवाज शरीफ साहब की वापसी, इमरान खान साहब का अरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें इस फंडामेंटल क्वेश्चन के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं कि एक ऐसे लम्हे में पाकिस्तान में जहां पे एम्पेरिकल एविडेंस ये शो करती है, एनेक्डोटल एविडेंस ये शो करती है कि लोग इस सिस्टम को रेजिस्ट करना चाहते हैं, उसमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किधर खड़ी है। आप और मैं और फहद साहब जो भी बात कर रहे हैं, हमारे सुनने वाले इस बात पे जज करेंगे, नुआंसेस को पीछे छोड़ते हुए, जो पब्लिक परसेप्शन है उस बात पे जज करेगा कि कौन पावर पॉलिटिक्स के किस एंगल की तरफ खड़ा है। नून लीग ने उस एंगल को मिस किया। मिस करने के बाद ठीक करने की अपॉर्चुनिटीज थी। जब आप गवर्नमेंट में आ गए, मैं फहद साहब की बात से वैसे एग्री करता हूं, लेकिन एक बात पर डिसएग्री करता हूं, जब आप गवर्नमेंट में आ गए तो अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, इसमें कुछ शाइस्तगी लाने की, चलें
पूरी तरह ठीक ना करने की भी तो शाइस्तगी लाने की, कि आप कैसे ट्रीट करेंगे उन लोगों को जो 9 मई के केसेस के अंदर लाहौर में पड़े हुए हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा जैसे लोग हैं जिनकी सारा पाकिस्तान बड़ी इज्जत करता है। आपका अदालतों में क्या मौकफ होगा, फॉर एग्जांपल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपकी क्या इन्फ्लुएंस होगा वीज़ावी के इलेक्शन कमीशन के फैसलों को आप कितनी जल्दी मान लेते हैं, कितनी जल्दी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, रिजर्व सीट्स का फैसला साल पड़ा रहा आपने नहीं माना। ये जो मल्टीपल 26 नवंबर के बाद आपने क्या किया, लाहौर के बाद अब आप इसको किसी जुडिशल इंडिपेंडेंट कार्रवाई से मैटर को सेटल करेंगे या सिर्फ पावर की रग के नीचे श्रग कर देंगे? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी मेरे ख्याल में और अभी भी शायद एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें नून लीग अपना वो आइडिया कि हम ट्रेडिशनली लोगों की पावर के साथ या सेंटिमेंट के साथ चलते हैं उसको थोड़ा रिट्रैक्ट कर सकती थी। मुझे लगा कि इस सारे नवाज शरीफ साहब के आने और इलेक्शन हो जाने के बाद भी जो पिछला 1.5 साल गुजरा है उसमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिली नून लीग को थोड़ी अपनी पब्लिक क्रेडिबिलिटी रिटेन करने की, उन्होंने वो चॉइस की जिससे मजीद अनफॉर्चुनेटली उनको नुकसान पहुंचा है। मेरे ख्याल में जो भी उनकी पॉपुलैरिटी 8 फरवरी को थी आज शायद उससे कम हो। पर फवाद साहब मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं, देखिए उसमें ना पॉपुलैरिटी की बात हो रही है और पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन पॉपुलैरिटी वो चेक है जो इलेक्शन में कैश होता है, उसके दरमियान वो चेक आपकी जेब में पड़ा है, आप कैश नहीं कर सकते, तो यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट। नून लीग के पास स्ट्रांग एडवांटेज ये है कि उसे पता है कि पाकिस्तान पीटीआई के पास वो चेक पड़ा हुआ है, बट दे कांट गो टू द बैंक, विच मीन्स कि अगर अगले 3 साल 3.5 साल जो उनका मैंडेट जो है 5 साल का, अगर ये पूरा करते हैं, बट फवाद साहब इवेंचुअली हमारे मुल्क की तारीख रही है बैंक खुलता भी है, बैंक खुल जाता है जब खुलवाना हो। तो इनका जो अगर आप नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं तो वही कोशिश करेंगे कि भाई कोई ऐसी सूरत हाल ना बने कि उनको वक्त से पहले जो है वो बैंक के दरवाजे खुलने पड़े, वो वहां तक 3-3.5 साल पूरे करें। वो ये बैंक कर रहे हैं कि इस हाइब्रिड निज़ाम में जो उन्होंने लूज किया है मकबूलियत के हवाले से, वो गवर्नेंस देकर पाकिस्तान को किसी एक ट्रैजेक्टरी पर डालकर वो लोगों को कन्विंस कर पाए कि ये हैं तो बड़े पॉपुलर लेकिन नालायक हैं, काम हम कर सकते हैं। दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट दे हैव। बट फवाद साहब क्लियर एक रेजिस्टेंस अवाम में तो नजर आ रही है, कब तक ये फिर उस बैंक को गार्ड करते रहेंगे, कब तक ये इनके कंधों पे जो है? अगेन पब्लिक का प्रेशर वही प्रेशर होता है जिससे निजाम जो है वो उल्टा सीधा हो जाए। अगर वो निजाम उल्टा सीधा नहीं हो रहा, वो प्रेशर आप तो समझ वो रहे हैं प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर इस टाइम नहीं है। देखें ना, वो केतली सीटी तब बजाती है जब वो पूरा बॉयल होता है, अगर वो बॉयल नहीं हो रहा तो चाय आपकी कच्ची रहेगी। सो हमारा वो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल मूवमेंट वगैरह, वो पीटीआई हो गया, वो टीएलपी हो गया, वो कोई भी जो स्ट्रीट्स में आया है उसने इस निजाम ने ये शो कर दिया है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से, निजाम इस टाइम स्ट्रांग है, वो खड़ा हुआ है, वो नहीं हिलेगा। इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फहद हुसैन साहब और बैरिस्टर साद रसूल साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राइट बैरिस्टर साहब, चूंकि लोग सवाल ये बड़ा उठाते हैं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है नून लीग ने तो 26वीं आईनी तरमीम भी फेस नहीं की, अभी जिस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं, हु विल बी द अल्टीमेट विनर माइनस पीटीआई, क्योंकि पीटीआई का जो हाल था वो नजर आ गया है। इमरान खान साहब वर्सेस द एस्टैब्लिशमेंट, दोनों अपनी अपनी पोजीशन से बच करने को तैयार नहीं है, कोई फरीक एक दूसरे के हवाले से कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। कौन अल्टीमेट ये चीज जाती हुई किधर नजर आ रही है? देखिए, हम आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा केयरफुली कहूं, हम किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि अवाम, ख्वाह वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती हो, आज पीटीआई करती है, माजी के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती थी, हो सकता है मुस्तकबिल में कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे, जो भी पब्लिक पावर है वो स्टेट पावर से आपस में क्लैश ना करे। जब भी ये कोलैप्स होगा, दोनों का नुकसान होगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन तारीख ये कहती है, माजी में भी ऐसे लम्हे आए हैं जहां पे रियासत की ट्रेडिशनल जो कोर्सिव पावर है उसमें और लोगों में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। लॉयर्स मूवमेंट के दरमियान जनरल मुशर्रफ की पावर में और लोगों में फ़र्क महसूस पड़ गया। उससे पहले 70s के अंदर हुआ, ख़ासतौर पे 71 की वॉर के बाद। जब भी ये फ़र्क पड़ा, जब भी ये क्लिफ क्रिएट हुई, वो साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, तारीख ये कहती है कि लोगों ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करके वापस नहीं गए। लोगों ने नहीं कहा चलें ठीक है, हमें इफ्तिखार चौधरी और रेस्टोरेशन ऑफ जजेस नहीं चाहिए, हम पावर के साथ चलते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन ये सेटल हुआ, पावर शिफ्ट करके लोगों के पास आई। अब वो ट्रैजेक्टरी कब चेंज होगी, कितना अरसा लगेगा, लेकिन
इस हुकूमत को भी, रियासत को भी सबसे गुजारिश ये है कि एक तरफ अगर लोगों की मेजॉरिटी हो और आप जमहूरी निज़ाम में रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझा के, शाइस्तगी से, कॉन्वर्सेशन से, पॉलिटिकल डायलॉग से, जिस भी तरह आप लोगों से बात करें और दो में से एक नतीजे पे पहुंचें, या उन्हें कायल करके अपने पास ले आएं जो कि तारीख के अंदर मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल्स दी नहीं हुआ, या जितनी जल्दी हो सकता है स्टेट पावर और डिजूरे पावर अगर एक जगह पे खड़ी होगी तभी पाकिस्तान की तरफ राइट। साहब फाइनल कमेंट्स में अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कल एक बयान नजर से गुजरा, वो कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत और GHQ के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी है। वो ये भी कहने कि जो 1 पेज माजी के 1 पेज से इसलिए मुख्तलिफ नजर आता है क्योंकि इस मरतबा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के बजाय इत्तफाक राय दिखाई देता है। वो एक वर्किंग रिलेशन ऑब्वियसली नजर आती है कि जिसमें जिनके दरमियान नहीं होती तो वो गवर्नमेंट भी जो है वो सस्टेन नहीं रह पाती। इज दिस टू बी टेकन पॉजिटिवली हियर PMLN के केस में, जहां हम जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, और सिविलियन अथॉरिटी पे जितना सवाल है, उनके इलेक्शन के मैंडेट पे जितने बड़े सवाल हैं? आप अगर इसको देखें ना कि पॉजिटिवली आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, अगर तो आप ये देख रहे हैं कि जी ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट और जो है वो और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो साथ चल रहे हैं, उनका लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और उससे कंटिन्यूटी आ रही है और कंटिन्यूटी से स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी से हालात बेहतर होंगे, तो ये जो फार्मूला है उसके तहत तो ये अच्छी बात है। आप अगर 90s से देखें सियासत को, जब से डेमोक्रेसी उस वक्त वापस आई बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से, हमेशा ये रहा है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आई, फिर इस्टेब्लिशमेंट से गड़बड़ शुरू हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ने आपस में मिले, गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी। ये एक राउंड चलता रहा है कॉन्स्टेंटली, और ये सबको पता है। इसलिए इस बारी अगर ये वो वाला जो एक साइकिल है वो टूटता है और अपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट को गिराने का मौका नहीं मिलता, तो फिर गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको आगे लेकर चले और इसी निज़ाम को लेकर चले। इसीलिए आप देखें कि पुराने सियासतदान जैसे कि ख्वाजा आसिफ हैं, वो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है, इसीलिए क्योंकि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जब आप ये कहेंगे कि ये एक सिस्टम हाइब्रिड है तो फिर उसके हमारी कंटिन्यूटी जो है वो चल पड़ेगी। लेकिन उसमें एक नुक्ता में और देखना, देखिए वेरी ब्रीफली, हमने पुरानी एग्जाम्पल 90 से, आप 80 से चले जाएं, पाकिस्तान वैक्यूम में तो नहीं ऑपरेट करता, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में आती है। 80 से अगर आप देखें अभी तक, तो दुनिया में जो बड़ा चेंज आया है फ्रॉम अ बाइपोलर वर्ल्ड ऑफ द 80s तक टू 90s और पूरा जो यूनिपोलर वर्ल्ड, और उसके बाद अब 30 साल बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। ये जो चेंज हो रहा है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान में हो रहा है। तो जो चीजें 90s में दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी इन टर्म्स ऑफ प्योर डेमोक्रेसी, आजकल उसमें उतना प्रेशर नहीं है क्योंकि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। पाकिस्तान इज फीडिंग ऑफ दिस ग्लोबल चेंज। एब्सोल्युटली। और जो सवाल रेज किया जाता है कि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में परहैप्स वो ग्रे में जरूर ऑपरेट हो रहा है, बट थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब रसूल सफात हुसैन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक की तरफ हमें जाना है नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शेख साहब टू बिगिन विद, पहले तो मैं चाहूंगी कैबिनेट फॉर्मेशन के हवाले से अब कब तक ये कैबिनेट की तश्कील हो पाएगी, नाम सामने आएंगे? क्योंकि बज़ाहिर एक तासुर काफी मजबूत हो रहा है कि जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, क्या तब तक हमें मामलात ये खटाई में ही नजर आएंगे? मामलात खटाई में नहीं है। आर्टिकल 130 सब सेक्शन 2 वजीर आला को विदाउट कैबिनेट भी सूबा चलाने की इजाजत भी देता है और इख्तियार भी देता है। नंबर 1, यहाँ पे जाके सियासी जमातों को, साफियों और एनालिस्ट को आइन काम भूल जाता है, जो हमें आइन और कानून सिखाते हैं। अगर वो डिले है तो उसका तासुर वाली बात नहीं है, यही ऑफिशियल स्टांस है कि उनको पूरा इख्तियार दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने अपनी काबीना के नाम मुकम्मल कर लिए हैं, प्रपोज जो भी नाम है वो प्रपोज लिस्ट जो है जिसका उनके पास कुल्ली इख्तियार है वो लेके इमरान खान साहब को मिलेंगे, उस पर उनकी एक डिस्कशन होगी जो उनका राइट है। यहाँ पे तो आप देखें ना, नवाज शरीफ लंदन में थे और यहाँ पे वजीरे वो क्या नाम था उसका, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, फिर प्राइम मिनिस्टर जो थे, ये सब जाते थे लंदन में मशवरे करने के लिए। जी मिफ्ता साहब उस जमाने में थे जी, मिफ्ता था, इसाक डार जाया करता था वो करें, और ये सब नवाज शरीफ जाया करते थे। तो अडियाला में जाके अगर उनसे वो मुशावरत करना चाहते तो किसी को क्या तकलीफ है, इस हुकूमत को क्या तकलीफ है इस बात पे, पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैं ये तासुर वाली बात नहीं है। फिल वक्त
اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے وہ اپنی پرپوز لسٹ جو ہے فائنل نہیں کر لیتے تو وہ کیبنٹ کو نہیں اناؤنس کریں گے، تب تک ان کو آئین اور قانون اختیار دیتا ہے صوبہ ایسے رن کرنے کا. جو پرانے وزرات تھے وہ بھی ان کے بازو میں وہاں پہ موجود تھے، جو نئے پرپوزڈ ہوئے ہوں گے وہ بھی وہیں پہ موجود ہے. تو وہ ساری انفارمل جو کیا اسے کہتے ہیں کنسلٹیشنز ہیں وہ ان کی پارٹی کی ہیں اور وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس لیے اس کے اوپر وہ کھٹائی وسائی والی بات نہیں ہے. رائٹ. بٹ شیخ صاحب یہ کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو سابقہ کابینہ ہے اس میں سے بھی کچھ نام اس میں شامل کیے جائیں گے؟ آپ نے کہا نام جو ہے وہ فائنلائز ہو گئے ہیں. دیکھیں مجھے بالکل ناموں کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا اختیار ہے اور یہ انہی کا استحقاق ہے کہ وہ اس کو اعلان کریں گے. مگر اگر آپ ان جنرک ایک سوال مجھ سے پوچھتی ہیں تو سابقہ کابینہ میں بھی جو لوگ تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، سارے قابل لوگ تھے. اف چیف منسٹر وانٹس ٹو پک، چیف منسٹر خود بھی تو اسی سابقہ کابینہ میں سے ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی دوستوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ویژن کے مطابق، عمران خان کے ویژن کے مطابق وہ کام ٹھیک کر سکتا ہے تو ان کا اختیار ہے، وہ اس کو لے سکتے ہیں. کوئی کیونکہ بڑی خبریں آپ کو یاد ہے گزشتہ ہفتے بھی سامنے آئی تھی کہ خان صاحب نے، چاہے وہ بیرسٹر سیف صاحب کا نام ہو، اس سے متعلق بھی کہہ دیا سارے اختیارات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس ضرور ہیں، لیکن خان صاحب کے بھی کوئی بہرحال ان کا رسپانس سامنے کچھ خبریں اسی طرح سے رپورٹ ہوئی تھیں کہ انہوں نے بھی شاید کہا تھا کہ جو ترجمان رہے بیرسٹر سیف صاحب ان کو پورٹ فولیو جو ہے کوئی نہ دیا جائے. اور اگرچہ یہ بھی بات کی گئی کہ شاید ان کو انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی وہ ایڈیشنل پورٹ فولیو بھی ان کو دیا جائے. یہ ساری چیزیں سہیل آفریدی صاحب کو جو عمران خان صاحب کے میسیجز ہیں وہ لوگوں نے کنوے کر دی ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں. رائٹ. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد بہرحال ہم یہ توقع رکھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ فائنلائز ہو جائے گی. چیزیں تیار پڑی ہیں جی، خان صاحب نے صرف اپنی ان پٹ دینی ہے. یہ تو رائٹ بنتا رہا جی، وہ ان پٹ خان نے دینی ہے اور وہ ادھر آ کے اناؤنس کر دیں گے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. کام اچھے طریقے سے نہ کر رہے ہوتے تو فیڈرل حکومت کو آگ لگی ہوتی ہے. روز جڑا ایک دو وزیر ہوتے مگر لا دیندے نے. آج بھی کچھ فیصلے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، وفاق کہتی ہے کہ جی آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. آج بھی میں بلکہ چاہوں گی کہ پہلے سنوا دیتے ہیں ناظرین کو بھی. آج وزیر مملکت برائے داخلہ صاحب نے کیا الزامات عائد کیے ہیں، ذرا سن لیجئے. مزدار سوچے صوبے سے لگایا گیا ہے، کسی افسر پہ وہ حکم بائنڈنگ نہیں ہے جو آئین اور قانون کے تحت نہیں ہے، اور اس کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کیا ایجنڈا یا کس وجہ سے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. سر شیخ صاحب باقاعدہ طور پہ انہوں نے سہیل بزدار اب ان کا نام رکھ دیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو لایا گیا ہے. ایجنڈا پتہ ہے کون سی سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت آپ ان کو لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں یہ طلال شریف صاحب جو بات کر رہے تھے اس کا تو میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ کون سے اختیار کے تحت لگایا گیا ہے. اسی اختیار کے تحت جس اختیار کے تحت آپ نے پورے پنجاب میں فارم 47 کی بھرمار کرنے کے بعد بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا اور آج آ کے میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اپنی بیٹی اور بھتیجی کو چیف منسٹر لگایا. اختیار تھا بے شک، فارم 47 کے اوپر لگا دیا. یہاں پہ تو سارے اوریجنل ایم پی ایز ہے، ان کا حقیقی لیڈر بیٹھا ہے، یہ ان کا اختیار ہے. وہ جس کو مرضی لگائیں، جب مرضی لگائیں، جیسے مرضی لگائیں، یہ آئین اور قانون ان کو اختیار دیتا ہے. ایک جواب تو یہ آ گیا. سازش نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نوجوان کے جو ہے وہ صوبہ اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے اور کیا اسے کہتے ہیں نوجوانوں کی جو ہے وہ انپوٹ اور نوجوانوں کی پارٹیسپیشن اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، خصوصاً جب آگے آئینی احتجاج اور اس قسم کے پرامن معاملات آگے چلنے ہیں تو اس میں وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی، یہ بھی میسج ہے تم لوگوں کو، سن لو یہ نون لیگ والوں کو، کہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ اپنا ان حالات میں فسطائی یہ فلانا کچھ یہ سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا چیف منسٹر جب چاہے بیٹنگ اور بالنگ آرڈر چینج کر سکتے ہیں، اپنا دوسرا جوان لے کے آ سکتے ہیں. تم لوگ کر کے دکھاؤ، کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. بٹ ہاؤ آپ اپنے خاندان کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. باقی تو سارے بیچارے آپ کو بھی پتہ ہے نا ان کی حیثیت کا، سارے فارم 47 تے آئے ہیں تو انہوں پتہ ہے اور انہوں کی رہا وہ کرنا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی بچوں والی بات نہ کریں. سہیل آفریدی کے پیچھے طلال چودھری پڑ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جائیں اپنی تنظیم سازی پہ توجہ دیں، آپ اس طرف توجہ نہ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اگر مگر پہ گئے تو یا نوجوان جڑے نے سوشل میڈیا والے تو طلال صاحب اور تھوڑا مطلب ہے کہ بڑا ایویں پاشا بن جائے گا. چھڑ دیو تسی کہڑے رالے تے پے ہوئے ہو. وہ
آگے گورنر کنڈی صاحب جو ہیں ہمارے بھائی وہ بھی رسوا ہوئے اس سارے معاملے میں, ان کو اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا. تو اب نون لیگ میں سے ہمارے اس بھائی کا تعلق جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی آ گیا معاملہ رسوا ہونے کا, تو چھڑو اپنا کام کرو. بڑی سنگین باتیں کر رہے ہیں وہ. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بدلتے تھک جائیں گے لیکن آپریشن نہیں رکے گا. جی شیخ صاحب دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے اپنی پالیسی جو اس پہ اناؤنس کر دی ہے, وہ کر رہے ہیں. اپنا جرگہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, جو جرگے آلریڈی علی امین صاحب لے کے چل رہے تھے اور بہت کامیاب جرگے ہوئے وہاں پہ اس وقت بھی, اور ابھی انہوں نے وہ تو جرگے کے تھرو جا رہے ہیں. انہوں نے تو ابھی آپ کو اس قسم کی کوئی تڑیاں لگائی نہیں جس طرح کہ آپ ان کو تڑیاں لگا رہے ہیں. آپ یہ آپریشن کرتے ہیں, یہ نہ ایسے سبکیاں سمیٹیں. وہ افغانستان کے حوالے سے بھی آپ بڑی چھلانگیں مار رہے تھے, پھر اخیر وہی کیا جو عمران خان کہتا تھا, پہلے دوحہ میں مذاکرات, پھر اب استنبول میں مذاکرات چل رہے ہیں. وہ دیکھا نہیں تھا وہ جو کی انہوں کہتے ہیں وہ ڈیفینس منسٹر بھی بڑی بیان دے رہا تھا. تو یہ چھڈو, یہ بادشاہ لوگ نے کہ روز نوی لائن لب جاتی ہے, نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ کچھ. جب کل لوگ کہیں گے تم کیا کہہ رہے تھے کل, ان کو وہ بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ دہشت گرد جو ہے وہ پنپے, ان کو یہاں پہ پذیرائی ملے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. جو ہماری فوج, ہمارے سپاہیوں, وہ جو ویڈیوز آتی رہی, جو کرے گا, میں ذاتی طور پہ پارٹی کی طرف سے خان نے کہا کہ فوج بھی میری ہے, ایک سپاہی میرا ہے, جو ان کے رہے گا ہمارا دشمن ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور بالکل افغان حوالے سے بھی انہوں نے اپنی چیف منسٹر نے اپنا کل بیان دے دیا ہے. تو یہ باتیں کون سی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, شیخ صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ جان کے علینا, یہ جان کے اس جوان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. سر ان کی تقریر بھی کافی اگریسو نظر آ رہی ہے. پختون افریدی ٹرائبل چیف منسٹر کو آپ اڈیالہ میں جا کے سڑک کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, آپ اس کو ملنے نہیں دیتے اس کے لیڈر سے, اور پھر آپ کمپلین کرتے ہیں. سو میں طلال چودھری صاحب کو کہتا ہوں, اینڈ میک اٹ اے اسٹیٹمنٹ فرام می, جاؤ وہ بیٹھا ہے سہیل, آپ کو اتنی اس کی تکلیف ہے تو جاؤ جا کے حکومت گرا لو, جڑی وہی لت بننی بن لو جا کے. رائٹ شیخ صاحب یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ گاڑیاں جو اس کا دل کرے گا آئین اور قانون کے مطابق, آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, جو اس کا اختیار ہے, جو اس کا دل کرے گا, جو اس کا قائد کہے گا, وہ قانون آئین کے تحت وہی سب کچھ کرے گا. نہیں تو انہوں پسند اٹھا دے جا کے, وہ کر سکتے ہوتے کر کے وہ خالو آ جاؤ. رائٹ شیخ صاحب یہ بھی میں ضرور جاننا چاہتی ہوں کیونکہ مسلسل طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ گاڑیاں واپس کرنے پہ بڑا نالا نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس وجہ سے یہ واپس کی جا رہی ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہی نہیں چاہتے. ان کو تسی لڑ رہے ہو, ان کا دسو نا. وزیر اعظم, یہ وزیر داخلہ کتنی دفعہ وہاں گیا ہے, وہ فرنٹ لائنز کے اوپر کتنی دفعہ کرک گیا ہے, کتنی دفعہ باجوڑ گیا ہے, کتنی دفعہ گنتی بتائے, کتنی دفعہ پڑا چنار گیا ہے, کتنی دفعہ گیا, بتاؤ. یہ کہتے ہیں لڑنا نہیں چاہتے. شہادتیں پولیس کی ہو رہی ہے, جو ہے فرنٹ لائن اس کے اوپر ڈیمیج سارا کے پی کے لوگوں کا شہداء کے پی کے ہے. جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, لائیولیہڈ ان کا ختم ہو گیا, کاروبار ان کا ختم ہو گیا. تم کہتے لڑنا نہیں چاہتے, تمہارا منہ ہے یہ باتیں کرنے والا. جو لوگ سالوں سے لڑ رہے ہیں تم ان کو شرمانا چاہتے ہو. ابھی تک کون لڑائی لڑ رہا ہے؟ تم لڑ رہے تھے آ کے, تمہاری پنجاب حکومت لڑ رہی تھی, تمہاری نون لیگ لڑ رہی تھی. ابھی تک ہمارے فوجی جوان یہاں پہ جو موجود ہیں, ہماری پولیس جو یہاں پہ موجود ہے, اور یاد کریں یہ واحد صوبہ ہے. تم سے تو کچے کے ڈاکو قابو نہیں ہو رہے, تم سے تو ڈکیتیاں قابو نہیں ہو رہی ہیں, تم سے تو لوکل کرائم قابو نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ عوام نے پولیس کے اور فوج کے ساتھ مل کے امن جرگے بنا کے, امن لشکر بنا کے لڑے. ابھی کرک میں کیا ہوا تھا, پولیس کے ساتھ عام عوام نے مل کے طالبان کو وہاں سے نکالا مار کے. پولیس کے ساتھ عام عوام نے, فوجی بھی ساتھ تھے. یہ اس کو کہتے ہو لڑنا نہیں چاہتے. اور وہ کون تھے؟ کرک کی ایک سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. باتیں کرتے ہیں شیخ صاحب گاڑیاں کیوں واپس کی؟ 4 دیکھیں گاڑیاں کیوں, سنو میری گل, کیوں گاڑیاں واپس؟ 3-4 گاڑیاں تھیں. تم ہمارے اوپر تو گونگلے تو مٹی لاڑ لگے ہو. بلٹ پروف گاڑی جو ہے آلریڈی یو این کے استعمال کی گاڑیاں. یو این کی گاڑیاں کب حکومت پاکستان کو آتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب پروجیکٹ شیلف ہو جاتا ہے. جب تک یو این والے خود یہاں پہ رہیں وہ گاڑیاں خود استعمال کرتے ہیں. جب پروجیکٹ شیلف ہو جاتا ہے, پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے, پروجیکٹ کی میعاد ختم ہو جاتی ہے, جاتے جاتے وہ گاڑیاں حکومت پاکستان کو دے کے چلے جاتے ہیں. آپ ان کی سرنڈر کی ہوئی گاڑیاں
बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशों की उसकी शीट की उम्र 3 साल है, 3 से 3.5 साल, ये डिपेंड करता है कौन से मुल्क की और कहाँ की वो बनी हुई है। उसके टायरों की एक म्यार है, उसकी शीट की म्यार है। गाड़ियां उनके प्रोजेक्ट शेल्फ हो गए, उनके पास आके वो 3-4 गाड़ियां खड़ी, गाड़ियां तेजी कर रहे हैं, 100 गाड़ियां दे छड़ियां ने। सो एतराज इसी पे है कि ये यूज्ड गाड़ियां हैं, इनकी मियाद आगे पूरी आ गए सर, आगे उस आप समझ नहीं आ रही ना मेरी बात सुने। यूज्ड गाड़ियां बुलेट प्रूफ का मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट बुलेट प्रूफ एनीमोर। आफ्टर 3 years ऑफ अ यूज ऑफ अ बुलेट प्रूफ व्हीकल, उसके जो शीशों के दरमियान जो शीट्स होती हैं वो अपनी जगह से हिल जाती हैं, वो बुलेट प्रूफिंग नहीं रह जाती है। राइट शेख साहब, आई गेट इट। गाड़ियां तुमने देनी है ना, फोर्स को देनी है, आईजी को देनी है, नई गाड़ी दो ना, दो। फेडरल गवर्नमेंट में भी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट भी है, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है फेडरल गवर्नमेंट भी है, ये दहशतगर्दी, ये नेक्टा मैक्टा ये तुमने वहां पे बनाई हुई है। ठीक है, अगर करना चाहते हो ना तो वो करो। और ये जो 600 अरब की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई केपी गवर्नमेंट को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए 600 अरब कभी भी नहीं दिया गया है। वो जो वॉर ऑन टेरर के में जो पैसे वैसे आते थे उसका चंद % आता था, वो केपी की गवर्नमेंट के लिए था। और उसके में भी बहुत सी। दूसरी बात, यू एज अ फेडरल गवर्नमेंट owe them more than 2000 billion rupees, 2000 अरब से ऊपर के तुमने पैसे देने हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट जिनका 300 अरब से ऊपर माहाना या सालाना बनता है, वो जाके 1200 अरब से ऊपर हो गया है। एनएफसी अवार्ड के पैसे 2000 से अरब हो गए हैं। 3 के वो जो रॉयल्टी है, वो जो टबैको वाली है, उसके ऊपर कितना क्लेम बनता है। आप क्या बातें कर रहे हैं? यू ओ दिस प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट। आई टॉक टू, मैं बिल्कुल डायरेक्ट करके बात कर रहा हूँ तलाल चौधरी साहब से और वजीर आजम से कि तुमने इन पख्तूनों का सालों का हजारा अरब रुपया देना है। यू ओ देम दिस मनी। आप बातें करते हैं 600 अरब, कौन सा 600 अरब, कहां का 600 अरब? टुमारो अलीना आई विल गिव फिगर्स, ईच एंड एवरी फिगर व्हाट दे ओ टू आवर गवर्नमेंट इन केपी, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट दो 600 बिलियन रुपीस। मैं ये भी बताऊंगा। ये क्या मजाक बनाया हुआ है लोगों ने? लोगों को पागल समझते हैं ये। सर ये शेख साहब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक आइडियल एक वर्किंग रिलेशन बहरहाल आगे जाके बन सकेगी, और एक वफाक भी कहती है कि एक अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से शो किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी थी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुद से, और उसके बाद जो है वो अलग बात है कि वजीर आला खुद कह रहे हैं कि उनको पूछ कर बताना, उन्होंने कहा था कि बताएंगे वो मुलाकात के हवाले से, बट इन्वाइट भी उनको किया गया। उन्होंने वो एपिक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत करनी थी। अलीना क्या कर रही है आप देखें ना, वो सुहेल काउंसलर है बल्दिया का, और ना वजीर आजम यूनियन काउंसिल चेयरमैन है, कि जो है तो मुबारक हुए जी, चाचा जी थोड़े बन गए जी, कि जिस मुबारक के ऊपर दुनिया लेट जाएगी और लंबी हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इट इज मोर देन जस्ट अ मुबारक वो आपकी वजह से वो बन गया ना। आपने भी एक कर्टसी कॉल की, उसने भी रिसीव कर ली, ठीक है, उसने आपने मुबारक दी, उन्होंने कहा जी मेहरबानी, ठीक है। फिर उसने आपको एक इशू बताया जहां आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी उसको यूसर्व कर रही है उस राइट को। आपने कहा मैं पोस्ट के दस्ता, तो फिर क्या बातें करते हैं, छोड़ दें। वो इस बात को भी डिनाई कर रही है नून लीग, वो कह रही है हमने नहीं कहा था कि वर्किंग रिलेशनशिप जी है ना जी, खान साहब ने अलाउ नहीं की थी, अली अमीन की वर्किंग रिलेशनशिप थी, अलाउ की थी ना, वो तो बड़ी आइडियल थी। वो खान साहब को कोई एतराज नहीं था वर्किंग रिलेशनशिप पे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ वर्किंग रिलेशनशिप बियॉन्ड रिलेशनशिप ना बन जावे, समझ रहे हो तुसी? तो रिलेशनशिप वर्किंग जो है वो हम सूबे के राइट्स हैं, चीजें हैं, वो लेनी है, वो तुमसे लड़ झगड़ के मांग के खींच के भी लेंगे, मगर यार तुम कोई वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भी कोई इंसानियत होती है, कोई तरीकाकार होता है, तो कोई कर्टसीज होती है, वो तो शो करो। राइट, सो आप आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर बहरहाल शो किया जाएगा। बट शेख साहब टुवर्ड्स द एंड ये ऑपोजिशन लीडर के लिए महबूब तजगज़ई साहब के हवाले से जो आज दरख्वास्त 74 अरकान की दस्तखत शुदा ये दरख्वास्त जो है वो जमा हो चुकी है, आपको लग रहा है कि इसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाएगा कोई? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है, मैं तो नहीं समझता कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज तक महबूब तजगज़ई साहब ने कोई ऐसी बात की है खड़े होके कि जो जिससे हुकूमत जो है वो लड़ मर गई है, जल गई है। वो नॉर्मली रहे हैं तो वो मान लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़े दिल का मुजाहरा पहले भी हो सकता था, और जो फ्रिक्शन की बात की जाती थी कि जी इसमें रेजिस्टेंस एक नजर आ रही है पीटीआई में। पहले जितना ना, पहले उमर अयूब खान हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, वन ऑफ द बेस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, वन ऑफ द बेस्ट। पर्चों का जोर, वजन, सजाओं का जोर, वजन, कोई 150 से ऊपर केसेस, और तीनों सूबों के अंदर कुछ सैकड़ों जगहों के ऊपर अदालतों में जाके वो पेश होते थे। इसके बावजूद ही परफॉर्म, वो प्रेशर तो नहीं है तजगज़ई साहब के ऊपर ना, जो
हमारे उमर भाई पे था, तो ये बात नहीं थी। पहला राइट, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फॉर्म 47 वाला इलेक्शन उन्होंने हाइडिंग में भी जाके जी वो लड़ा, तो उन्हीं का राइट बनता था। उसके बाद खान, मैंने कहा खान कप्तान है, बैटिंग चेंज कर लेना ऑर्डर, कोई की फर्क पड़ता है। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।